खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसे तदरीसी रुझान कहते हैं, के क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में कुल 30 क्वेश्चंस होंगे। कितना? 30 सवालात होंगे, क्वेश्चन नंबर 41 से 70 तक। इससे पहले ये चौथी वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोस DLED साल 2019 में पूछे गए क्वेश्चन के आ चुका है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। तो चलिए हम आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताते चलें कि जो लोग भी इस वीडियो को देखने वाले हैं वो बड़े ही गौर से इस वीडियो को देखें और समझें कि टीचिंग एप्टीट्यूड या तदरीसी रुझान होता क्या है, क्योंकि यही ऐसा टॉपिक है जो इस फील्ड में आने वाले किसी भी स्टूडेंट्स के लिए नया होता है। इससे पहले वो कहीं ना कहीं उर्दू, रीजनिंग, जनरल नॉलेज वगैरह से कुछ ना कुछ वाकफियत हासिल कर चुके होते हैं, वो पढ़े होते हैं। लेकिन जो तदरीसी रुझान है, टीचिंग एप्टीट्यूड, उनके लिए ये नया तजर्बा होता है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर गौर से देखें और जहन से समझने की कोशिश करें कि ये सारा के सारा जो चैप्टर है या टॉपिक्स है, ये सिर्फ आपके समझने की फेर है। अगर आप अपना माइंड सही अप्लाई कर पा रहे हैं और आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से सही ऑप्शन चुन पा रहे हैं तो आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। इस पड़ाव को बहुत ही सहल या इजी आप पार कर लेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। और आप टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको BEd से क्वेश्चंस या उससे रिलेटेड भी मटेरियल मिलते रहेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हिस्सा B यानी पार्ट B, तदरीसी रुझान टीचिंग एप्टीट्यूड का। हम देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बुनियादी तालीम, जिसे बेसिक एजुकेशन कहते हैं, के नज़रिया को राइज करने वाला रहनुमा का नाम क्या है? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, B महात्मा गांधी, C सर सैयद अहमद खां और D पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बुनियादी तालीम, जिसे बेसिक एजुकेशन या बेसिक शिक्षा कहते हैं, इस नज़रिया को, इस थ्योरी को आम करने वाला रहनुमा, इस थ्योरी को देने का जो क्रेडिट जाता है वो है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ही बेसिक एजुकेशन की अगुवाई की थी। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, तालीम तभी मानाखेज होगी जब, तालीम तभी मानाखेज मीनिंगफुल तभी होगी जब निसाब मरकूज़ हो, तलबा मरकूज़ हो, रोज़गार मरकूज़ हो या समाज मरकूज़। मरकूज़ मतलब सेंटर, मरकज़ कहते हैं सेंटर को, तो उसी का ये सेंटर्ड है, मरकूज़ हो। तो तालीम यानी एजुकेशन कब मीनिंगफुल होगी? जब वो तलबा मरकूज़ हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो। जैसा कि आजकल जो भी एजुकेशन दिया जा रहा है, जो तालीम दी जा रही है, उसमें सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है चाइल्ड सेंटर्स को। शुरुआत के दौर में पहले जो एजुकेशन का असल मकसद था वो था टीचर सेंटर था। टीचर जैसे चाहता था वो अपनी मर्ज़ी से पढ़ाता था, वो अपने अकॉर्डिंग ही तालीम और तरबियत करता था। लेकिन अब मौजूदा दौर में जो तालीम दिया जा रहा है वो तलबा के सहूलत के मुआफिक दिया जा रहा है, वो चाइल्ड सेंटर है। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है, आप स्कूल से बाहर अपने किसी तालिब इल्म से किस तरह पेश आएंगे? एक टीचर को जब वो स्कूल से बाहर जाए तो अपने किसी स्टूडेंट से वो किस तरह से उसके साथ पेश आए? अजनबी की तरह, अजनबी यानी अनजान, ऐसा लगे कि उसे कभी जानता ही नहीं हो, कभी मिला ही नहीं हो। इज़्ज़त व वक़ार के साथ, मीन्स के एक रिस्पेक्ट के साथ, या फिर तलबा का एतमाद, तलबा के कॉन्फिडेंस के साथ, या फिर दोस्तों की तरह। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप से मुराद है कि एक टीचर जब क्लासरूम या स्कूल से बाहर अपने किसी स्टूडेंट से मिले तो वो किस तरह से मिलेगा? तो वो दोस्तों की तरह। क्लासरूम में वो टीचर होगा, बाहर वो एज ए दोस्त। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44,
मुअल्लिम के लिए सबसे कीमती क्या है? एक टीचर के लिए सबसे कीमती, सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या है? ऑप्शन है उनकी मुलाजमत यानी नौकरी, बी इज़्ज़त वक़ार यानी रिस्पेक्ट, डी तलबा का एतमाद, या फिर चौथा ऑप्शन है तदरीस के तई उनकी खुद एतमादी। तो एक टीचर के लिए सबसे अहम और कीमती चीज़ है, सबसे वैल्यूएबल है तदरीस के तई यानी टीचिंग के लिए उनकी खुद एतमादी, उनकी कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इस वीडियो का 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। SUPA किसका मुखफ़फ़ है? मीन्स SUPA का फुल फॉर्म बताइए। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, स्पेशली यूटिलाइज्ड पेपर वर्क, स्पेशली यूज़फुल पेपर वर्क, सोशली यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क, या फिर सोशली यूज़फुल पेपर वर्क। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सोशली पीसफुल प्रोडक्टिव वर्क ही SUPE का फुल फॉर्म है। और ये SUPE क्या है? आप जानते हैं जब भी स्कूल में पढ़ने लिखने के साथ स्टूडेंट्स को एक और अलग हुनर या एक और तालीम दी जाती है जो कि क्लास 9th या अपर क्लास के लिए है। जिस तरह के कोई गार्डनिंग सीखता है, कोई कुकिंग या पेंटिंग, कारपेंटिंग, इस तरह से अलग अलग जिसकी जिन चीज़ों में दिलचस्पी है उन्हें उस चीज़ के बारे में तरबियत दी जाती है, उन्हें उस चीज़ को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। यही कहा जाता है सोशली यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क, यही SUPE का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। किसी भी स्कूल में वालिदैन और असातिज़ा के अंजुमन यानी PTA पेरेंट टीचर एसोसिएशन का बुनियादी मकसद है। किसी भी स्कूल में वालिदैन यानी जो पेरेंट्स है और असातिज़ा की अंजुमन पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है, उनका बुनियादी मकसद क्या है? ऑप्शन ए तलबा को काबू में रखना यानी कंट्रोल में रखना, बी रिमीडियल टीचिंग के लिए ज़ायद फ़ंड इकट्ठा करना, सी स्कूल को दरपेश मसाइल से औलियाए तलबा को वाकिफ़ कराना, और डी औलियाए तलबा को स्कूल की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में शामिल करना। तो इन ऑप्शंस में जो देख रहे हैं आप, जब भी इस तरह के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन उसके देखते हैं, तो थोड़ा सा माइंड आपका भी डाइवर्ट होने लगता है। आपको कभी लगेगा कि ऑप्शन ये भी हो सकता है, कभी ये भी, कभी भी सी, लेकिन आप ज़रा गौर से समझने की कोशिश कीजिए, ज़रा अपना माइंड लगाइए और एकदम तवज्जो के साथ उसको देखिए कि असल कहा क्या जा रहा है, कि PTA का मकसद क्या है। तो इसमें एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है कि स्कूल को दरपेश यानी स्कूल में जो फेस हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनसे औलियाए तलबा यानी स्टूडेंट्स के गार्जियन को, उनके पेरेंट्स को वाकिफ़ कराना, उनको बताना, मीन्स के स्कूल के प्रॉब्लम्स को इस बच्चों के गार्जियन को बताना, ये सी में कहा गया है। और डी में कहा गया है कि स्कूल के जो गार्जियन हैं, गार्जियन को स्कूल की कारदगी को बेहतर बनाने में शामिल करना, यानी जो स्टूडेंट्स के गार्जियन हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, उनको स्कूल की कारकर्दगी, स्कूल की परफॉर्मेंस में बेहतर बनाने में शामिल करना। तो अगर आप सी भी लेंगे तो सी भी जवाब सही है, लेकिन उससे ज़्यादा सही जवाब ऑप्शन डी है। इस वजह से इस क्वेश्चन का डी होगा, क्योंकि जब हम किसी भी स्कूल में, अगर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के गार्जियन को स्कूल की कारकर्दगी, परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में शामिल करेंगे, तो उनमें अब स्कूल में जो प्रॉब्लम्स आएगा वो उनसे उनके गार्जियन को बताना ऑलरेडी शामिल हो जाएगा। इस वजह से सी से ज़्यादा परफेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। तालीमी टेक्नोलॉजी यानी ICT जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके इसलिए फ़ायदेमंद है। क्यों फ़ायदेमंद है? यह वक्त का तकाजा है यानी डिमांड है अभी प्रेजेंट का, या फिर मशहूर इदारों ने इसको अपनाया है, मीन्स के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, उन्होंने ICT को अपनाया है इसलिए ज़रूरी है, या फिर मुअल्लिम के लिए तदरीस को आसान बनाती है। क्या ICT मुअल्लिम के लिए तदरीस को आसान बनाती है? ये सवाल का सही जवाब होगा। या फिर डी यह तलबा को इक्तिसाब के जानिब मुतवज्जह करती है। तो इस क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूज कर सकते हैं, आप कंफ्यूज करेंगे कि इसका क्या जवाब होगा। ऑप्शन सी भी हो सकता है, क्योंकि ये भी सही है कि मुअल्लिम के लिए तदरीस को ICT के इस्तेमाल से आसान बना देते हैं। और तीसरा ये है कि जब हम ICT के मदद से किसी चीज़ को पढ़ाते हैं तो तलबा उस टीचिंग की तरफ,
उस लेसन की तरफ जो हम पढ़ा रहे हैं, सीखने की तरफ फोकस करते हैं, उसकी तरफ तब अट्रैक्टिव होते हैं। तो लेकिन इन दोनों में सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी, यानी ये तदरीस को आसान बना देती है। और जब तदरीस आसान होगा तो तलबा ऑलरेडी उसकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे ही होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, एक मुअल्लिम से मुताल्लिक दर्ज झेल तमाम बयानात सही है। एक मुअल्लिम यानी टीचर से रिलेटेड नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बस सिवाय एक के और वह यह है। मीन्स के 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से 3 गलत है और एक सही है। और चारों के चारों स्टेटमेंट एक टीचर से रिलेटेड दिया गया है। क्या कि दोस्त, रहनुमा और फ़लसफ़ी होता है। मीन्स के टीचर, मुअल्लिम, दोस्त, रहनुमा और फ़लसफ़ी होता है, ये सही है। या ऑप्शन बी में जो वह ऐसी बातें सिखाता है जो बच्चे नहीं जानते हैं, ये भी सही है। टीचर का भी ये काम है कि वो ऐसी बातें सिखाता है, बताता है जो बच्चे नहीं जानते हैं। और जो सी में दिख रहा है कमरे जमात का लीडर होता है, हाँ ये भी सही है। मीन्स के एक टीचर अपने कमरे जमात को जिस तरह से लीड करेगा, जिस डायरेक्शन में वो अपने क्लास को ले जाएगा, उसी डायरेक्शन में वो उसके बच्चे भी जाएंगे। मीन्स के अगर कोई टीचर किसी बच्चे को कम्युनल कर रहा है या जिस तरह की वो तदरीस दे रहा है, किसी एक समाज के ख़िलाफ़, किसी एक माशरे के या खिलाफ वो भड़का रहा है या सबको सबके साथ बराबरी का हक़ दे रहा है, वो टीचर जिस तरह से अपनी क्लास को ले जाएगा उसी तरह से उसकी क्लास भी जाते जाएंगे, तो कमरे जमात का लीडर भी होता है। इसलिए ये जवाब भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी में जो दिख रहा है वो अपने रवैये और बर्ताव बदलता रहता है। टीचर को ये शोभा नहीं देता है कि वो अपने रवैये और बर्ताव को बदलते रहे, क्योंकि मीन्स के एक दूसरे के साथ बायसनेस नहीं करे, वो सबके साथ बराबरी के साथ पेश आए, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे और रवैया और बर्ताव बदल रहा है, तो ये टीचर के लिए फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आरटीई का नफाज कब हुआ? आरटीई, राइट टू एजुकेशन, इसका नफाज कब हुआ? मीन्स के कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010, 2 जुलाई 2009, सी 26 अगस्त 2009 या फिर डी 4 अगस्त 2010। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010। इसमें 2 चीज़ें आती है। एक पूछा जाता है कि आरटीई बिल पास कब हुआ, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो पास कब हुआ। तो अगर हम पास होने की बात करें तो वो पास हुआ था कब? 4 अगस्त 2009 को। 4 अगस्त 2009 को आरटीई एक्ट पास हुआ था, लेकिन नाफिज हुआ या फिर इसे अप्लाइड हुआ तो ये है 1 अप्रैल 2010 को। आप इन चीज़ों को ज़रूर नोटिस कर लें। इस सवाल दोनों तरीके से पूछा जाता है। कभी पूछ दिया जाता है कि ये, जैसे यहाँ पूछ दिया है कि नाफिज कब हुआ, कभी पूछा जाता है कि लागू कब हुआ, अप्लाई कब हुआ, तो उसके लिए जवाब आता है आपका 4 अगस्त 2009। हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। स्कूल में हमनिसाबी सरगर्मियों के इनेकाद का मकसद है। हमनिसाबी सरगर्मी कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़। मीन्स के जब भी हम स्कूल में कुछ पढ़ाते हैं तो स्कूल में हमें पढ़ने के साथ खेल कूद करने या पेंटिंग, ड्राइंग, उन चीज़ों की भी तालीम दी जाती है। तो पढ़ना और लिखना, किताबें पढ़ना, लेसन पढ़ना, ये तो हमारा एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी है। लेकिन उसके साथ हम निसाबी को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है, उन चीज़ों का मकसद क्या है, वो किस लिए कराया जाता है? स्कूल में पेंटिंग क्यों सिखाया जाता है, ड्राइंग क्यों सिखाया जाता है? तो ऑप्शन ए बच्चों को खुद एतमादी को परवान चढ़ाना, यानी बच्चों की खुद एतमादी, बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस में बढ़ावा दिलाना। या फिर बी तलबा में मुसाबकत के जज्बे को फ़रोग़ देना। मुसाबकत कहते हैं एक दूसरे से कंपटीशन करने को, यानी एक दूसरे से कंपटीशन को बढ़ावा देना, इसलिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ बढ़ाया जाता है। यहाँ पे कंपटीशन पॉजिटिव वे में है, निगेटिव वे में नहीं। मीन्स के कोई अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो हम उससे और अच्छा परफॉर्मेंस करें। और सी तलबा के इक्तिसाबी तजर्बात में इजाफ़ा करना। मीन्स के स्टूडेंट्स के लर्निंग एक्सपीरियंस में और बढ़ोतरी करना, इजाफ़ा करना। और ऑप्शन डी मुंदरजा बाला तमाम, यानी ऊपर के सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऊपर के सही, क्योंकि जब को करिकुलर एक्टिविटीज़ का मकसद या उसका
ऑब्जेक्टिव ही यही है कि उन चीज़ों को करने से बच्चों में खुद एतमादी आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब किसी भी हम प्रोग्राम को कर रहे हैं तो उस प्रोग्राम में बच्चे मेहनत करके अगर परफॉर्मेंस कर रहे हैं या बच्चे उस प्रोग्राम में उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं तो उनकी खुद एतमादी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मुसाबकत के जज्बे के, यानी जब भी कंपटीशन होता है तो बच्चे एक दूसरे से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि हमने एक स्पीच कंपटीशन ही रख लिया तो सब एक मेहनत करेंगे बहुत ज़्यादा कि हम मुझे फ़र्स्ट आना है, मुझे फ़र्स्ट आना है, एक दूसरे से वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और इक्तिसाबी तजर्बात, उसमें सीखना तो लगा ही रहता है, वो ज़रूर सीखता है, चाहे हारे या जीते फिर भी सीखेगा। तो इस वजह से इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तीनों के तीनों सही ऑप्शन हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तलबा को नज़्म व ज़ब्त का पाबंद बनाने के लिए सबसे मौजू तरीका है। तलबा को नज़्म व ज़ब्त कहते हैं डिसिप्लिन का पाबंद बनाने के लिए, डिसिप्लिन फॉलो कराने के लिए सबसे सही तरीका क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, छड़ी का इस्तेमाल करना यानी पिटाई करना। बी, वालिदैन को शिकायत नोटिस भेजना, वालिदैन को कंप्लेन की एक नोटिस भेजना। या फिर डी, तलबा के मसाइल को हमदर्दाना तौर पर हल करना। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर सी होगा। तलबा के मसाइल को हमदर्दाना यानी सिंपैथी के साथ, भलाई के साथ उन्हें हल करना, उनसे पूछना कि प्रॉब्लम्स क्या है। बच्चे में इसके स्कूल में नज़्म व ज़ब्त क्या होता है, क्लासरूम में कोई जब टीचर अंदर एंटर करता है, पढ़ाना शुरू करता है, बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो अब टीचर को चाहिए कि वो उनके प्रॉब्लम्स को समझे कि आखिर क्या प्रॉब्लम है और उनको हमदर्दी के साथ, सिंपैथी के साथ उनको हल करे। यही एक टीचर के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इस वीडियो का 12वां क्वेश्चन है। आपकी नज़र में तालीम का सबसे अहम मकसद हस्ब ज़ैल में से कौन सा है। आपकी नज़र में तालीम का सबसे अहम मकसद, एजुकेशन का सबसे अहम मकसद, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। बच्चों की अखलाकी नशोनुमा, मीन्स के मॉरल वैल्यूज़ में डेवलपमेंट करना। ऑप्शन बी, बच्चों की हमाजहत नशोनुमा मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट। या फिर बच्चों की जिस्मानी तरक्की यानी फ़िज़िकल डेवलपमेंट। या फिर बच्चों की समाजी तरक्की यानी सोशल डेवलपमेंट। तो एजुकेशन का सबसे अहम मकसद क्या है। तो आप इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूज नहीं करें, क्योंकि 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं एजुकेशन के मकसद में, ये चारों के चारों ऑप्शंस आ जाते हैं, लेकिन हमें ये चुनना है कि इन चारों में से सबसे मजबूत कौन सा है। इन चारों में से हमें कौन सा ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करें कि जिसमें ये चारों के चारों शामिल हो जाए। तो इस क्वेश्चन के लिए बी आएगा, हमाजहत नशोनुमा यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट में बच्चों की अखलाकी यानी मॉरल डेवलपमेंट भी, जिस्मानी फिजिकल भी आ जाएगा, सोशल भी आ जाएगा, माशी भी आ जाएगा, पॉलिटिकली भी आ जाएगा। हर तरह की जो डेवलपमेंट होते हैं बच्चों में वो सब डेवलपमेंट आ जाना, कोई सोशल हमाजहत नशोनुमा या ऑल राउंड डेवलपमेंट कहते हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। शांति निकेतन के बानी, शांति निकेतन के बानी कौन है। ऑप्शन ए, अरबिंदो घोष। बी, स्वामी विवेकानंद। सी, रविंद्रनाथ टैगोर। या फिर डी, मदन मोहन मालवीय। शांति निकेतन के बानी रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्होंने ही शांति निकेतन कायम किया था। इनका बाज़ाब्ता एक एजुकेशन की पूरी फिलॉसफी है। अपनी डिटेल्स में यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि आपसे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत डिटेल्स का नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने कौन से फिलॉसफी से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने क्या अपना थ्योरी दिया। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। एक अच्छा मुअल्लिम वह है, एक अच्छा मुअल्लिम, एक अच्छा टीचर वो है जो सख्त नज़्म व ज़ब्त का हामिल हो, मीन्स डिसिप्लिन को रिस्ट्रिक्ट फॉलो कराता हो। या फिर बी, सख्त तरीन इम्तिहान लेता हो, बहुत हार्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराता हो। या फिर बी, सी, उसे मज़मून को लगातार सीखता है, अपने मज़मून को लगातार सीखता है। या फिर डी, आहिस्ता सीखने वालों के लिए नरम दिल हो। तो एक अच्छा टीचर के लिए ऊपर के जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं ये तो बिल्कुल सही गलत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा उसे
डिसिप्लिन्स कभी नहीं होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्ट्स नहीं होनी चाहिए, या सख्त तरीन बहुत हार्ड एग्ज़ाम जिस लेवल का हो उसी लेवल का एग्ज़ाम लेनी चाहिए, बच्चे जिस लेवल के हों, बच्चे का जो नॉलेज हो उसी लेवल के एग्ज़ाम होनी चाहिए। लेकिन ऑप्शन सी और डी जो आपको दिख रहा है, इन दोनों में आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर जाएंगे। अपने मजमून को लगातार सीखता रहे, ये भी एक मुअल्लिम की खासियत है। और दूसरा, आहिस्ता सीखने वालों के लिए मीन्स जो स्लो लर्नर होते हैं। स्लो लर्नर का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो मेहनत नहीं करता हो, बहुत कम पढ़ता हो, वो स्लो लर्नर नहीं। स्लो लर्नर उसको कहते हैं एजुकेशन के टर्म में जिसे कोई इसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, बहुत सारे के प्रॉब्लम होते हैं, डिस्कैलकुलिया होते हैं, डिसलेक्सिया होते हैं, डिसग्राफिया होते हैं। बहुत सारे बच्चों को, किसी को लिखने में प्रॉब्लम होता है, किसी को देखने में, किसी को समझने में। जिस तरह कि आपने एक थ्री इडियट मूवीज़ जो देखी थी, सॉरी थ्री इडियट कहता हूँ, तारे ज़मीं पर, उस मूवी में भी जो बच्चा था वो स्लो लर्नर था, उसे एक स्पेशल बीमारी थी। तो उस तरह के जो बच्चे होंगे उनके लिए नरम दिल होना चाहिए, ये जवाब भी सही है। लेकिन इनमें जो मजबूत है, या इन चारों ऑप्शन में जो सबसे करेक्ट आंसर या सटीक आंसर है वो होगा अपने मजमून को लगातार सीख रहना चाहिए। एक टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो जिस सब्जेक्ट का या जिस टॉपिक को पढ़ा रहा हो, उस टॉपिक और उस सब्जेक्ट का वो एक्सपर्ट हो, बिल्कुल वो अपने सब्जेक्ट पर महारत रखता हो, और उस सब्जेक्ट में जितने भी बदलाव आते जा रहे हैं या उस सब्जेक्ट में जितने भी अपडेट हैं उन सारों से वो खुद अपने आप को अपडेट रखता हो। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। हिंदुस्तान में टीचर एसोसिएशन को तस्लीम करने का हक किसे हासिल है? टीचर एजुकेशन। आप सभी इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस वीडियोस को इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि कल के टीचर एजुकेशन बनने वाले हैं या टीचर आप सभी बनने वाले हैं। तो उन सबों के लिए आपको एक ज़रूरी होता है कि जो भी जितने भी बीएड, एमएड, डीएलएड या ट्रेनिंग्स के जितने भी एजुकेशंस हैं, उन सारे इंस्टीट्यूशंस को अफिलिएशन कौन देता है, उसे तस्लीम कौन करता है? एनसीटीई, ऑप्शन बी एनसीईआरटी, सी सीआईईटी और डी एनआईईपीए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एनसीटीई ही सारे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को अफिलिएशन देता है, उसको उसका हक देता है। एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में अगर हम बात कर लें तो वो है 1995 और हेडक्वार्टर दिल्ली है। आप इन तीनों चीज़ों को याद रख लें, एग्ज़ाम में आप ये सभी चीज़ें भी पूछ दी जाती है कि एनसीटी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि ये टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चन एक ज़रूर आपको रहेंगे ही। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। नर्सरी तरबियत का अहम मकसद। नर्सरी तरबियत मीन्स के नर्सरी लेवल के जो ट्रेनिंग्स होते हैं उसका अहम मकसद क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों के वालिदैन को वक्त फराहम करना, बी, बच्चों को हरूफ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट सिखाना, सी, बच्चों को समाजियाना उनके जोश व जज्बा को एक राह पर लाना, या फिर डी, घरों की एक सिरी को दूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर है वो है बच्चों को समाजियाना, बच्चों में सोशलाइजेशन और उनके अंदर जो जोश व जज्बा है उनको एक राह पर लाना, उनको सही राह दिखाना ही नर्सरी तरबियत का मकसद होता है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। इस वीडियो का 17वां क्वेश्चन है, यौम असातिज़ा किस अजीम शख्सियत के यौम वलादत के मौके पर मनाया जाता है? यौम असातिज़ा जो हम टीचर्स डे या शिक्षक दिवस मनाते हैं वो किस शख्सियत के, किस पर्सनालिटी के बर्थडे पर, यौम पैदाइश पर मनाया जाता है, जन्म दिवस पर? ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी, महात्मा गांधी, सी, डॉक्टर राधा कृष्ण और डी, विनोबा भावे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डॉक्टर राधा कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 56 से है, डॉक्टर राधा कृष्ण के बर्थडे पर ही असातिज़ा डे, टीचर्स डे मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर को। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो 1962 से मनाया जा रहा है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अगर तालिब इल्म कमरे जमात में औंघ रहा है तो उसका मतलब है, एक
स्टूडेंट्स कमरे जमात में क्लासरूम में सो रहा है तो उसका क्या मतलब है? मुअल्लिम की तदरीस मुअस्सर नहीं, तालिब इल्म तदरीस में दिलचस्पी नहीं ले रहा, तालिब इल्म रात में ठीक से सोया नहीं, या फिर डी तालिब इल्म थका हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मुअल्लिम की तदरीस मुअस्सर नहीं। आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि आज जो ट्रेंड चल रहा है प्रेजेंट में मौजूदा दौर में एजुकेशन का वो है चाइल्ड सेंटर। मीन्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनकी ज़रूरत को, उनके लिहाज ख्याल को रखते हुए टीचिंग करना, उसे पढ़ाना। तो आप जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाए या कब किसी भी एग्ज़ाम में इस बात को जहन में रखें कि ज़्यादातर जगहों पे, ज़्यादातर मौक़ों पे सिर्फ टीचर ही सबसे अहम और कारआमद होता है। वही अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना के वही अपने बच्चे को संभाल सकता है, वही अपने बच्चे को सही राह दिखा सकता है, वही सब सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन उसी के हाथ में हैं। अगर उसकी तदरीस, उसकी टीचिंग, उसका कम्युनिकेशन, उसका बिहेवियर अगर इफ़ेक्टिव नहीं है, तभी बच्चा कोई सोएगा या फिर बच्चे को किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर बच्चे में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए टीचर का ही हक बनता है, टीचर को ही ज़रूरत है कि उसे उसकी सुधार करे। इस वजह से मुअल्लिम की तदरीस मुअस्सर नहीं होना ही इस सवाल का जवाब होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। घर का काम यानी होमवर्क देने से तलबा में क्या होता है? आसानी से करके सीखने का ख्याल पैदा होता है, सोचने की सलाहियत को फ़रोग़ मिलता है, दूसरों पर मुनहसिर होने के काबिल हो जाता है, या फिर डी मुश्किल न होने का ख्याल पैदा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आसानी से करके सीखने का ख्याल पैदा होता है। होमवर्क देने का मकसद क्या है? क्यों तलबा स्टूडेंट्स को दिया जाता है? तो वो मीन्स के बच्चे को इस वजह से दिया जाता है कि बच्चे घर पे उस लेसन को, उस टॉपिक को, या उसको जो वर्क दिया गया हुआ है उस टास्क को आसानी से सोच समझ करके फुल्ली औकात में मुकम्मल तौर पे उससे हल करे। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। निसाब की तदवीन में किन बातों को ख़ास तौर पर ध्यान में रखना चाहिए? निसाब की तदवीन मीन्स करिकुलम डेवलपमेंट। जब भी हम सिलेबस बनाया जा रहा है किसी भी स्कूल का, किसी भी कोर्स का, तो उसमें कौन सी चीज़ को ध्यान में रखा जाता है? ऑप्शन ए, तालीम के मकासद यानी एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, बी, तलबा के ज़रूरियात, दिलचस्पी और काबिलियत यानी नीड, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी को, या फिर तालीमी तहक़ीक़ को, एजुकेशनल रिसर्च को, या फिर डी ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एजुकेशन के मकासद यानी एम्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, और नीड, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, इन चीज़ों को। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। स्कूल में खेलों के इनेकाद का मकसद होता है। स्कूल में खेल या फिज़िकल जो स्पोर्ट्स होते हैं उन्हें क्यों कराया जाता है? ऑप्शन ए, तलबा को किसी काम में लगाना, बी, सेहत को मजबूत बनाना यानी हेल्थ और हेल्दी बनाना, मुसाबकती यानी कम्पिटिटिव खेलों के लिए तैयार करना, या फिर डी, बच्चों की हमा जहत नशोनुमा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। इसकी मैं डिटेल्स ऑनलाइन डेवलपमेंट की इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर चुका हूँ, वही चीज़ें यहाँ भी लागू होंगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। तालीम के नशर इशाअत से डैश डैश डैश, तालीम यानी एजुकेशन के नशर शेयर करने से और उसको फैलाने से क्या होता है? ऑप्शन ए, जमहूरियत मजबूत होती है, डेमोक्रेसी मजबूत होती है, बी, तवहुम परस्ती में कमी आती है। तवहुम परस्ती मीन्स कहते हैं एक दूसरे से जो घिरना करना, एक दूसरे से मुखालफत करना, या एक दूसरे के लिए बदगुमानी करना, उसमें कमी आती है। या एक तवहुम परस्ती का मतलब ये भी होता है कि जो टोना टोटका होता है, झाड़ फूक, अंतर तंत्र मंत्र, उनमें कमी आती है। या सी, इक़्तिसादी तरक्की की शरह में इजाफ़ा होता है। इक़्तिसादी तरक्की मीन्स के डीजी मुल्क में जो माईशत है उसकी शरह में इजाफ़ा होना, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी मतलब है। एजुकेशन का जो बहुत ज़्यादा फैलाव किया जा रहा है, एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उससे हमें ये तीनों चीज़ें
हासिल होती है, डेमोक्रेसी भी मजबूत होती है, तवहम परस्ती में भी यानी टोना टोटका या फिर झाड़ फूक पर जो अनसाइंटिफिक चीज़ों पर जो लोगों का यकीन बनता जाता है उनमें कमी आती है, इक़्तिसादी तरक्की की शरह में इजाफा होता है, मुल्क में इक़्तिसादियात यानी मैशत को बढ़ावा दिया जाता है। इसी वजह से चारों के चारों सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, मुअल्लिम ख़ास तौर से किसके लिए जवाबदेह होता है? मुअल्लिम यानी टीचर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? समाज और तलबा के लिए, सदर मुदर्रिस यानी स्कूल के हेड के लिए, सरपरस्तों के लिए यानी गार्जियंस के लिए, बी सरकार या हुकूमत के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए समाज और तलबा के लिए। यहाँ देख लीजिए ख़ास तौर से जवाबदेह होता है, तो मुअल्लिम ख़ास तौर से समाज, तलबा और समाज के लिए ही होगा। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, मुअल्लिम के ज़रिए भलाई होती है। मुअल्लिम के ज़रिए भलाई किसकी होती है? समाज के सभी तबकों की, मिसाली ख़ानदान की, इंसान की शख्सियत की, या फिर तलबा व तालिबात की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ऑप्शन ए, समाज के सभी तबकों की। समाज में, सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें से सभी तबकों की, सभी कैटेगरी के लोगों को मुअल्लिम यानी टीचर के ज़रिए फ़ायदा होता है। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, अगर कोई सरपरस्त आपसे कभी मिलने नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? सरपरस्त मीन्स गार्जियन। आपसे स्कूल में बच्चे के गार्जियन कभी नहीं मिलने आ रहे तो क्या करेंगे? बच्चे को सज़ा देंगे, बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे, उनसे खुद मिलने जाएंगे, सरपरस्त को लिखेंगे। तो इसका सही जवाब सी होगा। अगर स्कूल में किसी स्टूडेंट्स का गार्जियन या उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो देखभाल करने वाले हैं, अगर वो कभी भी स्कूल में अपने बच्चे की हाल खबर नहीं लेने आते हैं, बच्चे की कोई पूछताछ नहीं करते हैं, तो और टीचर के बुलाने पर भी नहीं आते हैं, तो टीचर को हक बनता है कि वो उनसे खुद मिलने जाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, किस फ़लसफ़ी का यह कहना था कि बच्चे का दिमाग यानी बच्चे का दिमाग ब्लैंक स्लेट होता है, खाली तख्ता, ब्लैंक स्लेट खाली तख्ता, सादा तख्ता होता है। किस फ़लसफ़ी ने यह स्टेटमेंट दिया था? रूसो, प्लूटो, एडलर और डी बटलर। तो इस सवाल के अगर हम जवाब के बारे में बात करें तो ये स्टेटमेंट जॉन लॉक का है, और ऑप्शन में जॉन लॉक नहीं है। इस वजह से इस क्वेश्चन के हम सारे आंसर को सही ना मान करके जॉन लॉक ऑप्शन को हम जॉन लॉक को ही मानेंगे। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि किसी बच्चे का दिमाग खाली स्लेट होता है और टीचर उसमें जिस तरह से चाहे, जो चाहे भरना उसमें भर दे, जो चाहे लिखना वो लिख दे। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, मुफ्त और लाजमी तालीम, मुफ्त और लाजमी प्राइमरी तालीम नाफिज होने के बाद फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन जो लागू किया गया पूरे मुल्क में सर्व शिक्षा अभियान के तहत, तो उसमें उसके बाद क्या हुआ? बच्चों में ख़वानदगी बढ़ी, यानी बच्चों में लिटरेसी जो रेट है वो बढ़ी, देही इलाकों में ख़वानदगी भी, देहात में साक्षरता बढ़ा, या फिर मुल्क में ख़वानदगी बढ़ी। तो मुल्क में एजुकेशन या तालीम की जो थी उसको बढ़ावा दिया गया, डी इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है, मुफ्त और लाजमी तालीम। 6 से 14 साल के बच्चों को जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का एक्ट लाया गया, उसके बाद बच्चों में ख़वानदगी बढ़ी, बच्चे स्कूल में ज़्यादा पढ़ने आने लगे, बच्चे ज़्यादा पढ़े, देहातों में भी इसका असर दिखा, और देहात में भी पहले जिस रेशियो में बच्चे पढ़ रहे थे उससे ज़्यादा पढ़ाई होने लगी, उससे ज़्यादा स्कूल में बच्चों की तादाद बढ़ गई। और जब बच्चे पढ़ने लग रहे हैं, देहात में बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है खुद ब खुद मुल्क की ख़वानदगी तो बढ़ेगी ही। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, नर्सरी स्कूल की शुरुआत किसने की थी? नर्सरी स्कूल, ऑप्शन ए डाल्टन, जॉन डेवी, फेरोबेल या डी एनी बेसेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फेरोबेल ने ही नर्सरी स्कूल की शुरुआत की थी, जिसे और इस नर्सरी स्कूल को एक और दूसरे नाम से भी किंडरगार्टन नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख लीजिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किंडरगार्टन
की शुरुआत किसने की थी, तो उसका जवाब भी फ्रोबेल ही आएगा। कब किया गया था? 1837 में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। बच्चों का सबसे पहला मुअल्लिम कौन होता है? किसी भी बच्चे का सबसे पहला टीचर कौन होता है? ऑप्शन ए वह खुद, बी उनका माहौल यानी इन्वायरमेंट, सी उनके वालिदैन, या डी उस्ताद। को क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा उनके वालिदैन। किसी भी बच्चे का सबसे पहला टीचर उनके पेरेंट्स होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ऊपर वाले जवाब पे फिर से एक बार जिस तरह कहा जाए कि बच्चे का सबसे पहला मुअल्लिम उनके वालिदैन, और उसमें भी कहा जाए तो उनमें भी सबसे फर्स्ट टीचर जो है उनकी माँ होती है। किसी भी बच्चे की माँ सबसे पहली टीचर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। छोटे बच्चों के लिए तालीम का ज़रिया होनी चाहिए। छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन का ज़रिया, सोर्स या मीडियम, माध्यम क्या होनी चाहिए? मादरी ज़बान, अंग्रेज़ी ज़बान, इलाक़ाई ज़बान, या फिर कौमी ज़बान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मादरी ज़बान। बच्चे जब स्कूल में दाखिल होते हैं तो सबसे बेहतर उन्हें सीखने के लिए जो सबसे बेहतर ज़रिया, सबसे बेहतर मीडियम माना गया वो है उनकी मादरी ज़बान। वो जिस ज़बान को बहुत अच्छी तरीके से अभी अपने समाज में बोलते हुए सुना है, सीखा है या जाना है, यानी वो ज़बान जिसे उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हो, खुद ब खुद उस ज़बान को सीख लिया हो, और उसके माहौल में, अतराफ़ में वही ज़बान बोली जाती है जो मादरी ज़बान कहलाती है, तो बच्चे उस ज़बान में सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कुल 30 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने सोल्व किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो चीज़ें मैंने इस क्वेश्चन में सोल्व किया है आप उन्हें ज़रूर एक मरतबा नहीं 2 मरतबा देख लें, 3 मरतबा देख लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इस लेवल का या फिर इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपके एग्ज़ाम में आए तो उस सवाल के जवाब को फ़ौरन हल कर ले। किसी भी तरह की कोई देर ना करें, आप फिक्र करने या सोचने में ना रह जाएं। तो चलिए आज हमें दीजिए इजाज़त, और चलते चलते यही रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का इस्तिफ़ादा हासिल कर दें। मिलते हैं फिर आप सबों से इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में उमूमी जहनी आजमाइश यानी जनरल मेंटल एबिलिटी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।